नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं आप अपना एजुकेशनल यूट्यूब या फिर फेसबुक पेज एटीट्यूड क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12वीं के बायोलॉजी के दूसरे अध्याय के, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। उसके सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं, वो भी एक ही वीडियो में। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपका पहला क्वेश्चन है कि किस फल का बीजचोल खाया जाता है, पूछा जा रहा है। तो किस फल का बीजचोल खाया जाता है? आप लोगों को मालूम होगा कि लीची का बीजचोल खाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले दूसरे नंबर प्रश्न में आपको पूछा जा रहा है कि बीजचोल का निर्माण होता है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं पेरिकार्प से, एपिकार्प से, बीजांड से, कवक से या न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस से होगा या फिर आपको ध्यान से पढ़कर जवाब देना है। तो आपको मालूम होगा कि पेरिकार्प से जो होता है वो बीजचोल का निर्माण होता है। आपका तीसरा प्रश्न दिया गया यहाँ पे, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में कौन सा अंग भाग लेता है? क्या फूल लेता है या जड़ लेता है, तना लेता है या पत्ती लेता है? तो पुष्पी पादपों के लैंगिक जनन में हमेशा फूल भाग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला पूछा जा रहा है कि अलग अलग स्थानों पर नर एवं मादा जननांगों की परिपक्वता क्या कहलाती है? तो ये डाइकोगेमी कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डाइकोगेमी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में आपका पूछा जा रहा है कि अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है। आपको चार ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, आपको चार ऑप्शन को देख के बताना है कि अनिषेक जनन किस में मिलता है, अंगूर में, आम में, नींबू में या लीची में। तो अनिषेक जनन अंगूर में बनता है, क्योंकि इसमें बताया जाता है बिना बीज के ही फल का निर्माण होता है। चलिए, अंगूर में आप लोग देखे होंगे कि बीज भी नहीं होता है। और अनिषेक जनन की परिभाषा होती है कि बिना जनन के ही बिना जनन के ही क्या किया जाता है, फल का, यानी बिना अंडाशय के ही फल बनता है, बीज नहीं बनता है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला पूछा जा रहा है कि निषेचन की खोज पूछा जा रहा है। इसमें किसने की? निषेचन की खोज स्ट्रॉसबर्गर ने की थी। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। अगला पूछा जा रहा है कि सत्य फल का निर्माण किससे होता है? सत्य फल का निर्माण। तो सत्य फल का जो निर्माण होता है वो अंडाशय से होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला पूछा जा रहा है कि एक प्रारूपी पुष्प में कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? तो एक प्रारूपी पुष्प में कितने प्रकार के प्रारूपी पुष्प पत्र होते हैं? आप लोग पढ़े होंगे कि मुख्यतः 4 प्रकार के प्रारूपी पुष्प पत्र होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में आपका पूछा जा रहा है कि परागकणों में विशेषकर कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो परागकणों जो विटामिन होता है विटामिन बी होती है। चलिए, अगले सवाल पूछा जा रहा है कि गेहूं में परागकण किसके द्वारा होता है? यानी गेहूं में जो परागण होता है वो किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है, कीट के द्वारा होता है, या पक्षी के द्वारा, या मनुष्य के द्वारा होता है? तो गेहूं में परागण वायु के द्वारा होता है। अगला पूछा जा रहा है कि हार्कोगैमस पुष्प निम्न में से कौन है? हार्कोगैमस पुष्प निम्न में से कौन है? ये टुई जो है गलती यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग यहाँ से आपका ऑप्शन है कनेर, मदार, गुलाबी या फिर जंगली मटर। तो आप लोग पढ़े होंगे, तो मदार जो है वो हार्कोगैमस पुष्प में से आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में आपका पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है कि समकाल पक्वता, यानी पूछा जा रहा है समकाल पक्वता निम्न में से किस में होता है? तो समकाल पक्वता गुलाबोस में होता है। आप लोग ध्यान से इसे याद कर लीजिएगा। अगला पूछा जा रहा है ऑर्निथोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है? यानी ऑर्निथोफिली है, माफ कीजिएगा, ऑर्निथोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है? तो ऑर्निथोफिली जो पर परागण होता है वो पक्षियों के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है? यानी कायिक प्रवर्धक नहीं है, यानी काट के हम किसे रोप नहीं सकते हैं। चलिए, तो कायिक प्रवर्धक कौन नहीं है? तो चल बीजाणु जो है वो कायिक प्रवर्धक नहीं है। चलिए, अगला सवाल पूछा जा रहा है आपको कि प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? तो आप लोग पढ़े होंगे इस गुण को क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे
टोटिपोटेंसी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पूछा जा रहा है 16वां नंबर सवाल कि 100 परागकण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। तो 100 परागकण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी, तो इसका चौथाई भाग आवश्यकता होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी 25 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है भारतीय आवृतबीज भ्रूण विज्ञान के जनक, ध्यान से जरा सवाल को देखिएगा, भारतीय आवृतबीज भ्रूण विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो पी माहेश्वरी जी को, यानी माहेश्वरी जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला पूछा जा रहा है कि पुष्प बंद रहते हैं, पुष्प बंद रहते हैं किस में, यानी किस प्रक्रिया में, तो क्लिस्टोगेमी में पुष्प बंद रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 19वां नंबर सवाल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसमें पूछा जा रहा है भ्रूणपोष का कार्य क्या है। भ्रूणपोष का कार्य पूछा जा रहा है, तो भ्रूण को पोषण देना इसका कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा। ये आपको 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो उसमें 1 पॉइंट आपका ये बन जाता है। चलिए अगला सवाल पूछा जा रहा है वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है, यानी वायु परागण किस में पाया जाता है, तो लिली में, घासों में, आर्किड्स में या फिर लेग्यूम्स में। तो आर्किड्स में पाया जाता है नहीं, बल्कि ये आपका यहाँ पे रॉन्ग आंसर हो जाएगा। आपका सही जो आंसर होगा यहाँ पे आपका वो हो जाएगा घासों में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है परागकण हो सकते हैं, तो परागकण क्या हो सकते हैं, एलर्जी कारक हो सकते हैं, क्योंकि सजावटी तो नहीं हो सकते हैं परागकण, ये गैमेटोफाइट्स भी नहीं हो सकते हैं, ऑल ऑफ दिस का तो कंडीशन है, तो एलर्जी कारक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पूछा जा रहा है, हाँ अगला सवाल आपका यहाँ से हो जाएगा 22वां नंबर कि पराग भित्ति होती है, पराग भित्ति पूछा जा रहा है कि पराग भित्ति क्या होती है, एक स्तरीय होती है, 2 स्तरीय होती है, त्रिस्तरीय होती है या फिर कई स्तरीय होती है। जो पराग भित्ति होती है आपको पढ़ाते वक्त मैंने बताया होगा कि पराग भित्ति हमेशा द्विस्तरीय होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में पूछा निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है, निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण पूछा जा रहा है, जल द्वारा। जरा ध्यान दीजिएगा, तो जलकुंभी जो रहता है हमेशा जल में ही रहता है और इसी में जल द्वारा का परागण होता है, और इसी को मैंने बताया था कि बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। चलिए अगले सवाल में पूछा जा रहा है निम्न में कौन एकलिंगी है, एकलिंगी का यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो पपीता आप लोगों को मालूम होगा कि एकलिंगी पौधा के अंतर्गत आता है, यानी इसका ये एकलिंगी है। चलिए अगला पूछा जा रहा है 25वें नंबर सवाल में कि भ्रूणपोष की सेंट्रल कोशिका है, कौन सी कोशिका है जो भ्रूणपोष की सेंट्रल कोशिका है। आप लोग को यहाँ पे ध्यान से देखना है और बताना है कि प्रारंभिक केंद्रक होगा, द्वितीयक केंद्रक होगा, सहायक कोशिका होगा या फिर ए और बी दोनों होगा। तो यहाँ पे आप लोग द्वितीयक केंद्रक में टिक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है कि भ्रूणपोष की कोशिका द्वितीयक केंद्रक होती है। चलिए अगला पूछा जा रहा है प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है। तो ये 11th में भी पूछा गया था सवाल, 11th का ही सवाल है और 12th में आपको दोहराया जा रहा है। चलिए प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है, तो PEG आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला पूछा जा रहा है किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटिपोटेंट होती है। जस्ट आपको मैंने क्लास में भी चर्चा किया था, इसके लगभग पहले वाले सवाल में भी चर्चा किया था कि कोशिका जो होती है वो टोटिपोटेंट होती है। किसने सिद्ध किया, तो स्टीवार्ड ने सिद्ध किया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पूछा जा रहा है, अगला सवाल यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है 29वां नंबर नहीं होगा, 28वां नंबर सवाल। यहाँ पे एक बीजपत्र में पेड़े लगाना अधिकांशतः असंभव है क्योंकि इसमें अभाव होता है, यानी एक बीजपत्र में जो होगा पेड़े लगाना असंभव रहता है। क्यों रहता है असंभव, क्योंकि इसमें कैम्ब्रियन का अभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि बीजांड के वृंत को क्या कहा जाता है। तो बीजांड के वृंत को फ्यूनिकल कहा जाता है, जिस पर कि पुष्प जो रहता है आश्रित रहते हैं। चलिए अगला पूछा जा रहा है एनाट्रोपस बीजांड होता है, और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल होगा।
इसमें पूछा जा रहा है कि एनाट्रोपस बीजांड होता है, तो आप लोग संरचना बनाए होंगे, तो इस तरह से कुछ गिरा के संरचना बनाए थे। तो उसमें बताया था मैंने कि इसमें जो होता है एनाट्रोपस बीजांड उल्टा होता है हमेशा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो के माध्यम से हमने जितने भी इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे हमने आपको कवर कर लिया है। और पिछले वीडियो में मैंने कई लोगों के कमेंट पढ़े, उसमें शायद सभी का जिक्र था कि सर वो जो आप वाटर मार्क लगाते हैं पढ़ते वक्त आ जाता है तो उसे हटा दीजिए। इस वीडियो में मैंने उसे हटा दिया है, लेकिन जो आपको व्हाट्सएप के थ्रू जो आपको भेजा जाएगा PDF, उसमें आपको वाटर मार्क लगा रहेगा, लेकिन पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए, इस वीडियो में हमने इस अध्याय का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कवर कर लिया। अगले अध्याय जो होंगे हम, उसमें आपको मानव जनन के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कवर कर लेंगे, और इसमें पढ़ने में कोई दिक्कत वगैरह नहीं होती, आप लोग इसे जूम करके भी देख सकते हैं। तो चलिए, अगले वीडियो में मिलेंगे अगले अध्याय के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।